अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम शो में सबसे पहले बात करने वाले हैं वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की, जो दौरा ब्रसल्स पर हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने ब्रसल्स में नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की है और भी बहुत सारी इनकी अहम मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्के हैं। लेकिन आपको बताएं कि इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन के अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपने तमाम पड़ोसियों के साथ अमन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। जम्मू और कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल बातचीत के ज़रिए हल करने के ख्वाह हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अफ़गानिस्तान में तेज़ी से उभरते इंसानी बहरान को तशवीशनाक करार दिया और नेटो सेक्रेटरी से मुलाकात में ज़ोर दिया कि आलमी बरादरी अफ़गान अवाम को इंसानी और माशी मुआविनत फराहम करने के लिए संजीदा काविशें करे। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा ने ब्रसल्स में बेल्जियम मनसब से भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ़ मसरूफ़ियात के। वज़ीर ख़ारिजा ने दो तरफ़ा शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार करते हुए इस मीटिंग के दौरान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफ़े की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारिजा ने बेल्जियम मनसब से मुलाकात में भारत की जानिब से मकबूज़ा वादी में जारी इंसानी हुकूक़ की संगीन पामालियों और ख़ित्ते के अमन को दरपेश ख़तरात से भी आगाह किया है। बड़ा ही अहम दौरा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का, और इस दौरे में जो सबसे अहम टॉपिक जिस पर बात हो रही है और जो कि नो डाउट न सिर्फ इस खत्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के एक कहा जाए कि अमन का ज़ामिन हो सकता है अगर वहाँ पर अमन कायम हो जाए, अफ़गानिस्तान। यही आज का अहम तरीन मौजू रहा है। और इस अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए जी हमारे साथ मौजूद है अहम शख्सियत अली रज़ा सैयद साहब, जो कि चेयरमैन है EU काउंसिल बेल्जियम ब्रसल्स से। बराह रास्त हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा सैयद साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अली साहब, आपका शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वक्त निकाल रहे हैं हमारे शो के लिए। अच्छा अली साहब, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रहे हैं। पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो हमेशा से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में जन्म लेने वाले मसाइल को उजागर किया है। वज़ीर ख़ारिजा अभी जब आलमी बरादरी से मिल रहे हैं तो उन पर यही ज़ोर दे रहे हैं कि अगर वहाँ पर हमें अमन चाहिए है तो हमें बहुत सारी एफ़र्ट्स, बहुत सारी कोशिशें वहाँ पर करनी होंगी। उसके बगैर ये सारी चीज़ें जो अफ़गानिस्तान को लेकर सोची जा रही हैं पॉसिबल नहीं हैं। पहले तो ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं, कुछ इसके असरात आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दारों के, इन मीटिंग्स के, इन मामलात के, इन सारी बातों के? मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर ख़ारिजा साहब की जो विज़िट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अहम मौके पे है। इस वक़्त आज दिन को वो नेटो में थे और इस वक़्त उनकी मीटिंग जो है वो जारी है एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के जो हमारे हेड जी हैं उनके साथ। खैर के इससे पहले वो बेल्जियम की जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनसे मिले मिले थे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली विज़िट है 10 साल के बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा की बेल्जियम में, जी। ऑफ़िशियल विज़िट जो है। तो इसके असरात और इस वक़्त जो अफ़गानिस्तान के हालात हैं, जो साउथ एशिया के हालात हैं, उसके तनाज़ुर में ये जो वक़्त है बड़ा इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान को एक मौका है कि वो एक्सप्लेन कर सके जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है। और इसके साथ-साथ उन्होंने कश्मीर पे भी बात की है, जो दिन को हुई है उसमें उन्होंने कश्मीर का भी इश्यू उठाया है। और मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में अमन और इस खित्ते में अमन जो है, वो कश्मीर के साथ भी लिंक्ड है। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से 1 बिलियन की जो इमदाद का ऐलान किया गया था और जिस तरीके से ये उस सूरत-ए-हाल को गौर से देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अफ़गान के अवाम जो हैं, उनकी नज़रें इस वक़्त आलमी बरादरी पे हैं। देखिए जो हालात अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक़्त मौजूद हैं, खुराक की भी कमी है और भी बहुत सारी जो है ना मुश्किलात में है वो कौम। तो इस वक़्त उनको आलमी बरादरी की ज़रूरत है कि वो आगे बढ़ें और उनकी हेल्प करें और पाकिस्तान जिस तरीके से उन जो अवाम है वहाँ की, जो इस वक़्त इन हालात में सर्दी भी आ रही है, इसमें जिस तरह वो पिस रहे हैं, बिल्कुल तो अली रज़ा वो साहब, इसी जानिब आ रही थी। मसाइल जी। अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंसानी मसाइल हैं, चलें जो हुकूमत को लेकर जो इंतज़ामी मसाइल हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनका असर किस पे आ रहा है? उनका असर जो है वो वहाँ के अवाम पे आ रहा है ना। अब इस असर को ख़त्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया था जी कि 1 अरब यूरो जो है
यूरोपीय यूनियन की जानिब से वो जो इंसानी बहरान इस वक्त जन्म ले चुका है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए दिया जाएगा। क्यों अभी तक ये जो रकम है ये नहीं जारी की जा सकी है? कब जारी की जाएगी? की भी जाएगी, नहीं की जाएगी? ऐसे बातें ही रहेंगी सर ये? मैं समझता हूँ कि देखिए ये हालात पे डिपेंड करता है और जिस तरीके से जो इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन ने और जो आलमी बरादरी ने जो कंडीशंस रखी थी कि ख़वातीन के हकूक़ और दूसरे जो हकूक़ हैं उनका ख़्याल रखा जाए। तो इसके साथ-साथ हुँ, जो वहाँ की सूरत-ए-हाल है वो इनकी नज़र में है और मैं समझता हूँ कि ये हुँ, इमदाद देंगे लेकिन उसके लिए हालात जो जिस तरीके से साज़गार होने चाहिए उस तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह करे कि वो उसी तरफ बढ़ें और ये इनकी दूसरी ये कोशिश है कि वो जो इमदाद यहाँ से जाएगी, वो वहाँ के ग्रास रूट तक, अवाम तक पहुँचे और जो लोग ख़ासकर जो सफ़र कर रहे हैं, उनकी सफ़रिंग जो है ना वो कम हो सके। तो मैं नहीं समझता कि ये इमदाद नहीं जाएगी, जाएगी लेकिन इस पे जो टाइम लग रहा है, वो पाकिस्तान को ये मौका मिला है, इस वक़्त जो वज़ीर ख़ारजा साहब यहाँ आए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए सिचुएशन को, तो मैं समझता हूँ इससे बहुत असर पड़ेगा। ठीक है जी, बड़ा इससे ठीक है असर जी, पड़ने बड़ा वाला इससे है। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो शराइत हैं, जो रखी गई हैं जी। आलमी बरादरी की जानिब से, ख़वातीन के हुकूक दिए जाएँ, अक़लियतों के हुकूक दिए जाएँ, बच्चों के साथ सही सलूक किया जाए, या जो भी मामलात अफ़गान तालिबान हुकूमत से चाह रहा है, अमेरिका चाह रहा है, यूरोपीय यूनियन चाह रही है, दूसरे ममालिक चाह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसके लिए थोड़ा और वक़्त दिया जाना चाहिए? और वो जो वक़्त जब तक पूरा होता है, माफ़ कीजिएगा, तब तक कुछ ना कुछ इमदाद जो है वो जारी कर की जानी चाहिए, साथ में इमदाद भी चलती रहे, साथ में मुज़ाकरात भी चलते रहें। इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसी पे यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि जब तक वो तमाम इक़दामात जो इनकी डिमांड्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की, वो पूरी नहीं होती, लेकिन उस दौरान जो अवाम है, वो सफ़र ना करे और उनके साथ-साथ जो है ना, उनकी इमदाद जारी रहनी चाहिए और ख़ासकर जो ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं और ख़ासकर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना रोल अदा करते हाँ। रहें। कॉन्फ्लिक्ट में भी होता है कि वो साथ-साथ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद जो इमदाद है वो जारी रहती है, ताकि आम आदमी जो है, जो पब्लिक है वो सफ़र ना करे। तो मैं समझता ठीक हूँ है, कि उस पब्लिक पे सफ़र ना करे, लेकिन पब्लिक जो है, आम जो आदमी है इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो, वो ये नहीं चाह रहा है कि अफ़गान तालिबान जब तक उन शराइत पर अमल दरामद नहीं करते हैं, तब तक ये इमदाद जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। और अगर वादा भी कहीं पर किया जा रहा है तो वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि एक जो इंसानी बहरान है वो वहाँ पर जन्म ले चुका है। बहरहाल अली रज़ा सैयद साहब, आप चेयरमैन हैं यू काउंसिल बेल्जियम से, बेल्जियम के लिए ब्रसल से आप बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। अली रज़ा सैयद साहब से हम बात कर रहे थे, बता रहे थे कि जी इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। एक और चीज़ जो एक बहुत बड़े अलमिए का रुख जो है वो इख्तियार कर सकती है, एक बहुत बड़ा अलमिया बन सकती है, न सिर्फ उस मुल्क के लिए जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके उस पड़ोस के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। वो है जी हमारे हमसाया मुल्क भारत का जो एक जंगी जुनून है। वो हम बात करेंगे जी अभी हमसाया मुल्क भारत ही की, जहाँ भूख है, अफलास है, वसाइल हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो बेहाल करोड़ों भारतीय हैं, वज़ीर आज़म के खित्ते की थानेदारी का भूत जो है उसको वो भुगतते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब भारत ने किया क्या है कि रूस से मिसाइल सिस्टम S-400 खरीदा है और इसकी तरसील भी शुरू हो गई है। भारत का हिटलर मोदी खरबों डॉलर्स दिफाई सौदों में झोंक रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के हालिया दौरे भारत के दौरान नरेंद्र मोदी ने क्लाशनकोव राइफल्स बनाने के लिए अलग मुआहदा भी तय किया है। इस मुआहदे के तहत भारत 6 लाख से जायद AK-203 राइफल्स बनाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस के दरमियान 28 सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। हम अपने प्रोग्राम में आप जो लोग देख रहे हैं कुछ ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं उन मिसाइल्स के और उन चीज़ों के जो भारत ने ख़रीदी हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ 2018 में 5 दिफाई मिसाइल सिस्टम की खरीदारी का 5.5 अरब डॉलर्स का मुआहदा किया है। और नाज़रीन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में दुनिया की नाम नेहाद बड़ी जमहूरी आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े मुल्क को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। भारत पर सवार जंगी जुनून पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अक्सर आप टीवी चैनल्स पर इनको देखते रहते हैं, इंडिया के हालात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया भी रखते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर चीमा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। कमर चीमा साहब, ये फरमाइएगा, क्या अमेरिका का जो है वो सिर्फ बाकी ममालिक पर पाबंदियां लगा सकता है? पूछना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि भारत पर वही पाबंदियां आयद की जा सकती हैं जो तुर्की पर और रूस पर हथियार खरीदने पर लगाई गई थी? क्या रूस सर्द जंग के दौरान की गई जो धोखेबाजियां हैं उनको अमेरिका ने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया है कि भारत पर दोबारा से जो दीगर ममालिक हैं वो एतबार करते हुए दिखाई देते हैं? ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कि जो जो बुराइयां हैं वो भी साथ साथ की जा रही हैं, जो कुछ भारत कर रहा है वो भी सारी दुनिया के सामने है, लेकिन उसके बाद चश्मपोशी की जाती है, इस तरह के मुआहदे भी कर लिए जाते हैं? क्या गिदड़ सिंह है इनके पास? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने एक स्पेशल एक्ट बनाया था जिसका नाम है काटसा एक्ट, जिसका मतलब ये है कि कोई भी मुल्क अगर अमेरिका के दुश्मनों से असला खरीदेगा तो अमेरिका के अंदर जो अदारे हैं, कांग्रेस, स्टेट डिपार्टमेंट, उन पे सैंक्शन लगा सकता है। अब क्योंकि इंडिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि $5.4 बिलियन का मिसाइल प्रोग्राम है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और बड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मिसाइल सिस्टम है, वो खरीदा है, जिसकी वजह से रूस के सदर इंडिया का दौरा कर रहे हैं और आइंदा भी तकरीबन 7 लाख गनों का, जिस तरह आपने कहा, AK-203 का सौदा कर रहे हैं। बेसिकली तो अमेरिकन को चाहिए था कि वो इंडिया को सैंक्शन करते, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस के अंदर और अमेरिका के अंदर ये बात की जा रही है कि इंडिया को वन टाइम वेवर दे दिया जाए, इस दफा इंडिया को छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर आइंदा इस तरह का कोई बड़ा डील खरीदेगा तो हम इंडिया को रोकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये आ जाता है कि अमेरिका जो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक के अंदर जो एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड बोला जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया है, उस अलायंस के अंदर इंडिया को ले बैठा है। अब इंडिया उस अलायंस के बगैर वो इंडिया के अलायंस में वो कंप्लीट नहीं होता, तो अमेरिका फंसा हुआ है वहां पे। अमेरिका समझता है अगर हम इंडिया पे सैंक्शन लगा देंगे तो जो टेक्नोलॉजी हमने चीन के खिलाफ देनी है वो नहीं दे पाएंगे, इंडिया की होगी चांदी इस चीज में। अदरवाइज इंडिया ने खित्ते में इस वक्त जो आर्म्स रेस शुरू कर दी है, देखिए एक तरफ तो इंडिया के अंदर लोग मर रहे हैं, रिसेंटली आपको पता है कोविड-19 में जो लहरें आई और ऑक्सीजन खत्म हो गई और पूरी दुनिया ने इंडिया हालात को हुए एड अस्पतालों में। दी। इंडिया, पूरी दुनिया ने इंडिया को एड दी ताकि वो वहां पे गरीब लोगों को ऑक्सीजन और बहुत सारी और चीजें जो कोविड पेशेंट्स को चाहिए। दूसरी तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के असले खरीदना, ये इंडिया के अंदर वो लोग जो इंडिया को बिल्कुल, वाकई एक ये खुला तज़ाद है, ये खुला तज़ाद है कि जी अपने अवाम के लिए, उनकी सेहत के लिए कोविड के दौरान आपके पास पैसे नहीं थे, आप दुनिया भर से इमदाद ले रहे थे, लेकिन ये असला खरीदने के लिए और इतनी भारी मिकदार में खरीदने के लिए आपके पास पैसे हैं, जंगी जुनून के लिए आपके पास पैसे हैं, अपने अवाम के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ये तज़ाद हमें एक और जगह पर भी दिखाई देता है ना कमर, वो ये है कि जब पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए किसी भी मुल्क से असलहा खरीदता है तो उससे पहले एक एग्रीमेंट पे साइन करवाए जाते हैं, मुआहदा किया जाता है कि ये असलहा जो है ना ये आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या अभी रूस जो इतना असलहा दे रहा है, कोई ऐसा मुआहदा हुआ है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा? देखिए जी, ये बेसिकली तो जो S-400 खरीदा गया, ये खरीदे पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट लिया गया है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के साथ उन्होंने ये कोई मुआहदा किया होगा। हाँ, चाइना के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जो कल रूस के सदर इंडिया आए थे, वहां पे एक 2+2 डायलॉग, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया और रशिया के मिले। वहां पे इंडिया ने कंप्लेन की है चाइना की रशिया के आगे कि जो चाइना हमें एग्रेशन दिखा रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो हमारे फौजी मारे गए थे और जितनी बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है, हमें खतरा है, हमें बचाया जाए। सो ये बड़ी इंडिया के अंदर इसको बड़ा सीरियसली देखा जा गया है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के वजीर आजम रूस के सामने घुटने टेक बैठे हैं कि हमें चाइना से बचाया जाए। एक तरफ वो रशिया को पैसे दे रहे हैं वेपन सिस्टम खरीदने के लिए, दूसरी तरफ वो चीन के खौफ से डर भी रहे हैं। लेकिन एक अहम चीज है, जब बात आती है अमेरिका को ये कहने की कि आए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात को ठीक कराया जाए और कश्मीर के ऊपर सालसी की जाए, तो भारत मानता नहीं। उधर चाइना के मामले में रशिया से शिकायतें कर रहे हैं कि आप चाइना को कहें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर वो एग्रेशन ना शो करे। सो इसका मतलब यह है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक सख्त जुबान समझता है, वो नरम जुबान नहीं नहीं, तो समझता, ये सही जिसका जुबान खौफ जो है ये हमें अब चाइना की जानिब से सुनने को मिलेगी। कोई तो इसके खिलाफ बोलेगा ना। आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए है, चाइना के लिए ये जो खरीदा गया और सारी दुनिया ये बात जानती है, तो क्या चीन की तरफ से कोई रद्द अमल आएगा इस पे? हम देखेंगे।
देखें मुझे ऐसे लगता है कि चीन और रूस के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और कहा जाता है कि एक अनडिक्लेयर्ड डिफेंस कोऑपरेशन दोनों का है। लेकिन रूस को मसला, उसको पैसा चाहिए, उसको अपना वेपन सिस्टम बेचना है, सो चाइना ने रोका नहीं है रूस को। अदरवाइज चाइना को रोक देना चाहिए था। अच्छा तो ये होता अगर चाइना रोक देता तो ये एक इन्फ्लुएंस चाइना का मजीद रशिया के ऊपर आ जाता। लेकिन ये जो वेपन सिस्टम है, जो असल चीज समझने की है कि अवाम के मुंह से नवाले छीन के, अवाम के मुंह से सेहत, अवाम से सेहत छीन के, सोशल सिक्योरिटी, जो अरबों लोग इंडिया के अंदर ब्रूज, भूख और बेरोजगारी से मर रहे हैं, और उनसे कपड़े उतार के आप डिफेंस और वेपन सिस्टम पे पैसे लगा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान के खिलाफ जंग चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चाहिए। अगर एंटी पाकिस्तान नारा मारेंगे तो 2023 का इलेक्शन लड़ेंगे। सो क्वेश्चन ये है कि वो बताना चाहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, मैं एक ऐसा चौकीदार हूं जो अवाम के पेट मुंह से नवाले छीन के अपनी फौज को देगा। और इंडियन फौज आपको पता है पॉलिटिसाइज हो चुकी है। इंडिया के जो इस वक्त बिपिन रावत है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनको लगाया ही इसलिए गया था ताकि वो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक का सारा ड्रामा करें। उनको ये अपॉइंटमेंट जो कि इंडियन तारीख, मिलिट्री तारीख में कभी नहीं मिलती, ये पहली दफा नरेंद्र मोदी ने किया ताकि मैं फौज को जीतूं, मैं फौज को विन करूं, ताकि ये मुझे इलेक्शन जितवाएं। और आपको पता है इस चीज का कि जी बीजेपी के लोग जी फौजी अफसरों और फौजी जवानों की तस्वीरें अपने इलेक्शन पोस्टर पे लगाते हैं। किस तरह बीजेपी और जो अरे इंडियन अभिनंदन आर्मी को का जो देख लेना, गठजोड़ है। अभिनंदन वाले मामले में क्या हुआ है। यहाँ वो आते हैं, तैयारा वो अपना गिराते हैं, तबाह करते हैं, यहाँ पर जेरे हिरासत रहते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं, उनको हीरो बनाकर पेश किया जाता है सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कमर, हमें ऐसा नहीं दिखाई देता कि ये धूल जो है वो दुनिया भर की आंखों में भारत झोंक रहा है, क्योंकि हो ये रहा है कि यहाँ बातें ये की जाती हैं कि जी कोई भी खित्ता है वहाँ पर जो ताकत का तवाजुन है वो बराबर रहना चाहिए। अगर ये तवाजुन बिगड़ जाता है तो उस खित्ते में अमन कायम नहीं रहता है। तो अब ये जो सारी चीज़ें भारत कर रहा है, ये जो इतना बड़ा एक एग्रीमेंट हुआ है रशिया के साथ, इससे नहीं लग रहा है किसी को कि इस एशिया रीजन के अंदर ताकत का तवाजुन बिगड़ रहा है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको संभाला जाना चाहिए या नहीं? नजरें बंद करके बैठे रहें बस अब, क्योंकि ये भारत ने किया। देखिए जी, ये भारत का लाडलापन जो है, ये अमेरिका हाँ समझता है कि वो कहते हैं कि हम अगर दुनिया भारत को असला बेच रही है तो इस खित्ते को इस तरह का माहौल दे दिया जाए, क्योंकि असल मसला तो है चीन को कैसे डील करना है। सो वो समझते हैं शायद इंडिया के अलावा कोई नहीं है। लेकिन एक बात हाँ याद रखें, इंडिया कभी भी अमेरिका के हाथ में नहीं आएगा। अमेरिका से इंडिया असला भी लेगा, टेक्नोलॉजी भी लेगा, मैन पावर भी लेगा, कारोबार भी करेगा। लेकिन जब मामला आएगा चीन को काउंटर करने का तो इंडिया वहां से दुम दबा के निकल जाएगा, क्योंकि वो चीन को काउंटर नहीं कर सकता। चीन इस वक्त जो एक नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर है वो साइबर वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहा है। वो तो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की, जिसमें इंडियन फौज को तो पता ही कोई नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर क्या होती है। इसीलिए तो इंडिया जो है वो रशिया के आगे कंप्लेन कर रहा है कि हमें बचाएं। और साथ ही साथ आप उनकी स्मार्टनेस और चालाकी देखें, बॉर्डर पे फौजी मरवाते हैं लेकिन कारोबार भी $100 अरब पे चीन के साथ ले गए हैं, चीन से फाइनेंशियली भी एडवांटेज ले रहे हैं। सो यहाँ पे आके नरेंद्र मोदी पे प्रेशर जरूर आता है। जब भी नरेंद्र मोदी मुश्किल वक्त में आता है, किसानों का मामला था तो वो तीनों कानून वापस ले लिए। हाँ, उधर उसने देख दिए। चाइना से डरे तो रशिया के पास जाके बैठ गए कि हमें बचाओ। सो नरेंद्र मोदी खौफ की जुबान समझता है, जबर की जुबान समझता है। और सिर्फ इंडिया के अंदर जो है वो सिख ही उसको बता सके हैं। बेचारे मुसलमानों को तो जिस तरह ये दबाते हैं और जिस तरह उनसे हकूक छीनते हैं, रिसेंटली जो एक कॉमेडियन था जिस तरह उसके साथ किया गया, ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाकया था। ठीक है, अच्छा कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना। चाइना से क्या रिएक्शन आ सकता है इस पर तो हमने बात की है। दीगर ममालिक इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या खत्ते के लिए कितना ख़तरनाक है, ये बात तो हुई। अब ये बता दीजिएगा कि S-400 मिसाइल जो हैं, इस निज़ाम की तनसीब से पाकिस्तान की सालमियत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्योंकि वैसे जंगें जो हैं वो तो जज्बों से लड़ी जाती हैं ना, वो हथियारों से तो नहीं लड़ी जाती। ये बात भारत नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तानी तो इस बात को समझते हैं। लेकिन फिर भी ये जो मिसाइल सिस्टम है, इसकी तनसीब से पाकिस्तान की सालमियत पर क्या असरात होंगे, ये मैं जानना चाह रही हूँ कमर साहब आपसे। देखिए, इस खित्ते में आपकी बात सही है कि जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है वो तो मुतासर हो सकती है। और उस तरह S-400 खरीदने से और इंडिया जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, इससे जो उन्होंने टेस्ट किया रिसेंटली 5000 किलोमीटर की जो रेंज रखता है, उससे खित्ते में अदम तवाजन तो होगा। लेकिन पाकिस्तान का बेशक इंडिया ने
राफेल खरीद लिए, लेकिन पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर है। उसके साथ-साथ पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, वो ये कैपेसिटी रखता है कि वो S-400 जैसे प्रोग्राम को डॉज कर सकता है। इस तरह का मतलब ये नहीं है कि अगर वो हमारे बॉर्डर के ऊपर लगा देंगे, तो हम अगर कल को इंडिया हमें एग्रेशन दिखाता है, हम पे हमला करता है, तो हम जवाब नहीं दे पाएँगे। हम ज़रूर जवाब दे पाएँगे। S-400 भले एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो वेपन जो सिस्टम है, लेकिन ये पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है, जो पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह 250-3000 किलोमीटर तक दूर मार करने वाले वेपन्स मौजूद हैं। सो हम इंडिया बिल्कुल, के साउथ बिल्कुल। तक जा सकते हैं। सो वो हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। वो उसमें कि जो इंडिया है वो उसको कोई थोड़ा एडवांटेज हमारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये जो मामला है, जब मिसाइल रेस में और न्यूक्लियर वेपन्स जो थे, ये पाकिस्तान ने कोई लड़ने के लिए नहीं, जंग रोकने के लिए लिए हैं। हम जंग बिल्कुल, रोकना चाहते हैं, हम इंडिया से जंग करना नहीं चाहते। अगर ये हम जंग ये ना बनाते, तो इंडिया तो कब का पाकिस्तान पे हमला कर चुका होता। सो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका एक एडवांटेज तो इंडिया को मौजूद है जी। ठीक है जी, हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी हमारे पास फैंटास्टिक टीम मौजूद है ना, ये तो अभी एक बिल्कुल रिसेंट सा वाक़या है जिसका ज़िक्र किया जा सकता है। पायलट किसी भी इरादे से आए हों, किसी भी तैयारे में आए हों, हमारे यहाँ जज़्बा मौजूद है, वो मेरे ख़्याल में जंग जीतने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि वही काफ़ी होता है, ज़रूरी होता है। बहरहाल कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आप, ख़ास तौर पर भारत और रशिया के दरमियान होने वाले इस मुआहदे के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, जब असलहे की दौड़ की बात होती है, तो सबसे आगे तो जो है वो हमें भारत ही दिखाई देता है। जितना उसका जंगी जुनून है, जितना उसको असलहा ख़रीदने का शौक़ है, असला जमा करने का शौक़ है, अंबार लगाने का शौक़ है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन एक और जगह हमें आपको अभी लेकर चलना है, जहाँ तकरीबन हर घर में असलहा मौजूद है। इतनी वहाँ की आबादी नहीं है जितने वहाँ पर लोगों के पास गन्स मौजूद हैं, मशीन गन्स हैं, पिस्टल्स हैं, दीगर और चीज़ें मौजूद हैं। आपको बताएं कि चंद रोज़ कबल हमने आपको आगाह किया था कि रियासत मिशिगन में 15 साला तालिब इल्म की स्कूल में असला ले जाने और फायरिंग से 4 साथी तालिब इल्म को हलाक और ज़ख्मी करने का एक वाक़या सामने आया था। अब इस केस में इंकशाफ ये हुआ है नाज़रीन कि जेम्स और जेनिफर, जो इस मुलजिम बच्चे के वालिदैन हैं, उन्होंने ब्लैक फ्राइडे पर बंदूक खरीदी और अपने बेटे को उस तक पहुंचने से नहीं रोका। ये बात भी सामने आ रही है कि जब ये गन खरीदी गई थी, ये मशीन गन खरीदी गई थी, उसके अगले दिन मुलजिम अपनी मां के साथ शूटिंग रेंज मश्क करने गया। मां की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर की गई कि गन उनके बेटे के लिए क्रिसमस का तोहफा है। तहकीकात के दौरान ये बात भी पता चली है कि उस्ताद ने इस वाक़े से कबल मुलजिम के वालिदैन को आगाह भी किया था कि उनका बेटा मोबाइल पर असलहा देखता रहता है, लेकिन वालिदैन की जानिब से न सिर्फ इसे नज़रअंदाज किया गया बल्कि बेटे को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। उसी दिन मुलजिम की जानिब से स्कूल में फायरिंग का वाक़या पेश आ गया। मुलजिम तालिब इल्म के वालिदैन पर कत्ल में मुआवनत के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद की गई है, जिस पर उन्हें 15 साल कैद की सज़ा हो सकती है। इस्तग़ासा के मुताबिक इस गैर मामूली इक़दाम का मकसद बंदूक मालिकान को ये एहसास दिलाना है कि बंदूक रखना एक जिम्मेदारी का काम है। मुलजिमान ने अदालत में कसूरवार न होने की इस्तदा की है, रिक्वेस्ट की है कि जी हमारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। भाई कसूर आपका कैसे नहीं है? आपका बच्चा जो है वो मोबाइल फ़ोन पर अपने गैजेट्स पर शूटिंग की वीडियोस देख रहा है, असलहा रखने का शौकीन है, असातिज़ा आपको आगाह कर रहे हैं, बजाय आप अपने बच्चे को मना करें, आप अपने बच्चे को ये कह रहे हैं कि ठीक है आप ये वीडियोस देखो, लेकिन अपने टीचर के सामने ना देखो, स्कूल के अंदर ना देखो। उसने कहा ठीक है जी, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अब मैं वीडियो नहीं देखूंगा, मैं स्कूल में असलहा लेकर जाऊँगा और दूसरे जो बेचारे बच्चे वहाँ पर स्टूडेंट आए हुए हैं, मैं उनको इस तरह से निशाना बनाऊँगा। बहरहाल जी, इस पे हम मज़ीद बात कर लेते हैं अमेरिका ही में मौजूद सीनियर सहाफ़ी ह्यूस्टन से आमिर अहमद ख़ान से, जो बेहतर सिचुएशन हमें बता सकते हैं कि अमेरिका में ये कल्चर क्यों इतना फ़रोग पा रहा है, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा और ये केस जो है ये कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम आमिर अहमद ख़ान। जी वालेकुम सलाम। आमिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आमिर, उस रोज़ भी आपसे बात हुई थी जिस दिन ये वाक़या हुआ था मिशिगन के अंदर, लेकिन अब इसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। माँ बाप को बताया गया था, स्कूल इंतज़ामिया ने कहा कि जी आपका बेटा जो है वो फ़ोन पे इस तरह की वीडियोस देखता रहता है, इस तरह की चीज़ें देखता रहता है, बजाय बच्चे को मना करने के उसको कह दिया गया कि स्कूल टीचर के सामने मत देखो। और तो और सोने पे सुहागा ये कि उसको ब्लैक फ्राइडे पे आप जाके गन जो है वो तोहफ़ा करते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी तशहीर करते हैं, अपने बच्चे को शह देते हैं, और अब जब आपके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है तो आप सारे इल्ज़ामात से मुकर जाते हैं। जी बिल्कुल, अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है इस पर्टिकुलर वाक़ये की, हाँ, वो यही था कि ब्लैक फ्राइडे को ये गन खरीदी गई थी और उसके हाँ। 2-3 दिन बाद ही ये इस्तेमाल हो गई। ओह! और बच्चे को नोटिस किया था 2 दिन से टीचर्स ने,
और उसने जो है वो अपनी कॉपी पे बंदूक को स्केच किया, उसके साथ एक बंदे को स्केच किया और उस बंदे को जो है वो गन से मरा हुआ दिखाया। तो जिसके बाद इस चीज़ की कंप्लेंट जो है वो उनके पेरेंट्स को की गई और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उसी दिन उनके पेरेंट्स को कॉल की गई, मीटिंग कॉल की गई पेरेंट्स और टीचर्स की और उनके जो टीचर्स हैं उन्होंने ये पेरेंट्स को बताया कि ये जो वाक़या है, ये जो है ये बड़ी शिद्दत पसंदी की तरफ ज़ाहिर करता है। आप अपने बच्चे को 48 आवर्स के अंदर काउंसलर्स के पास ले जाएँ और उससे रुजू करें। और वालिदैन ने उस वक़्त भी इसकी संगीनी महसूस नहीं की और उस गन क ना उनसे ये पूछा कि वो जो गन है वो कहाँ है, किधर है? और उसके बाद कहा गया है कि वालिदैन जो है वो बच्चे को एक तरीके से उसकी सरपरस्ती करते रहे और उन्होंने उसको कोई इस पे ऐसा कोई एक्शन या रिएक्ट नहीं किया। हुँ। तो यही वजह थी कि जब बच्चा वो वॉशरूम गया और वॉशरूम से निकल के उसने फिर फायरिंग की और मुतअद्दिद ज़ख्म आए उसके। वो कहा जाता है कि 13 राउंड तो जो उसने मैगज़ीन निकाल के फायर किया, अगर वो पूरे राउंड सही से फायर करने में कामयाब हो जाता और तो खुदा न ख़ास्ता तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा सानहा होता स्कूल के अंदर। अच्छा ठीक है, आप चूँकि ह्यूस्टन में मौजूद हैं, वहाँ के निज़ाम को बेहतर समझते हैं, आपके बच्चे खुद भी स्कूल गोइंग हैं। ये कोई नया वाक़या तो नहीं है कि किसी स्कूल के अंदर शूटिंग हुई हो, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो मर गए हों। क्या जो है स्ट्रैटेजी फिर अपनाई जाती है स्कूल की जानिब से, जब बच्चे स्कूल में एंटर हो रहे होते हैं, कोई चेकिंग का निज़ाम क्यों नहीं रखा जाता? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 20 वाक़यात तो अभी पिछले कुछ महीने के अंदर हुए हैं ना इस तरह की शूटिंग के। कोई चेकिंग की जाती है, देखा जाता है बैग के अंदर बच्चे कोई ऐसी चीज़ ना लेकर आ रहे हों, बच्चों की एक्टिविटी पे तो आपने बताया नज़र रखी जाती है। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है स्कूल के अंदर हाँ। और एक तजवीज़ आई थी कि वॉक थ्रू गेट्स लगा दिए जाए और मेटल डिटेक्टर से वो डिटेक्ट करके बच्चों को अंदर छोड़ा जाए। मगर उस पे भी कोई ऐसा अमल नहीं हुआ क्योंकि वो भी काबिल अमल नहीं तो तजवीज़ इसलिए रीज़न नहीं क्या है है? वो कि क्या स्कूल समझते का हैं कि ये भी शख्सी आज़ादी के खिलाफ है कि अगर आप किसी बच्चे का बैग चेक कर रहे हैं कि भई वो मशीन गन तो नहीं लेके आ रहा, किसी को मार तो नहीं डालेगा? हाँ, नहीं, इस पे मुख्तलिफ देखें अमेरिका में एक चीज़ है कि एक फेडरल लॉ होता है और रियासतों के मुख्तलिफ कवानीन होते हैं। जैसे मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल। इस पर्टिकुलर केस में भी देखेंगे मिशिगन में जो इसके पेरेंट्स पे फ़र्द जुर्म आयद की है पुलिस हाँ। ने क्योंकि ये स्टेट का लॉ था, स्टेट में है कि अगर वालिदैन अपने बच्चे को किसी चीज़ के आगाह होने के बावजूद नहीं रोकते हैं या हाँ। अपनी चीज़ों की हिफाज़त नहीं करते जिससे बच्चा जो है कोई वायलेंस की तरफ जाता है कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई की तरफ जाता है, तो वालिदैन भी उसके ज़िम्मेदार होंगे। तो इसी लॉ के तहत तो उन पेरेंट्स को जो है बरफ़र्ज़ जुर्म आयद की गई। मगर ये दीगर रियासतों में ये कवानीन नहीं है। इसी तरीके से जो ये बात हो रही थी कि हर रियासत के अंदर के स्कूल को सेव किया जाए, स्कूल को चेकिंग मगर ये इसलिए काबिल अमल नहीं है कि अगर हुँ। स्कूल में मेटल मेटल डिटेक्टर लगा भी दिए जाएँ और बच्चे की तलाशी लेने के बाद उसको स्कूल के अंदर आने दिया जाए, तो स्कूल का जो पार्किंग लॉट है, वो बहुत बड़ा होता है क्योंकि यहाँ तो बच्चे अपनी गाड़ियों में आते हैं ज़्यादातर। तो पार्किंग लॉट में भी बच्चों का बहुत बड़ा इज्तिमा नहीं होता तो है, फिर स्कूल इसका आते सबसे टाइम भी, आसान जाते हल ये टाइम भी। नहीं है जिस पे बहुत अरसे से आमिर अहमद खान बात हो रही है कि असले पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये जो सेल्फ डिफेंस के नाम पे आप असलहा ले लेते हैं और इसको इस्तेमाल आप दूसरों के ऊपर करते हैं, दूसरों के बच्चों की जानें ले लेते हैं, इसको खत्म होना चाहिए इस कल्चर को, गन कल्चर को। अमेरिका के अंदर से बहुत सारे लोग जो हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 53% लोग जो हैं वो ये चाहते हैं पाबंदी लगे, 47% ये चाहते हैं कि पाबंदी ना लगे। तो जो मेजोरिटी है वो तो चाह रही है, तो फिर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रॉब्लम है? कानून के अंदर कोई ऐसे शक नहीं है या मौजूद नहीं है, बनाई नहीं जा सकती, क्या इशू है? देखें ये अमेरिका का 2 बड़े इश्यू हैं इस वक़्त जिसने हाँ। अमेरिका की सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है और जो हाँ। अमेरिका की सोसाइटी को फ्यूचर में डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। वो एक हुँ। इश्यू नस्ली इम्तियाज़ का है और दूसरा इश्यू गन वायलेंस का है। इस पे अमेरिका की जो सोसाइटी है वो कंप्लीटली 2 तौर पे डिवाइड है। जहाँ तक लॉ की बात है क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकंड अमेंडमेंट की गई थी, तो उसमें हुँ। ये हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो असला रख सकता है। अब बात जब इसकी आती है तो इस लॉ को चेंज करने के लिए तो ये कहते हैं कि यहाँ जो आम पब्लिक का एक वो है कि जी हमारा ये आईनी हक है और इसको कोई भी हुकूमत चेंज नहीं कर सकती और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए आपको पता है कि 2 तिहाई की अक्सरियत लाज़मी चाहिए होती है। लाज़मी तो एक तो चाहिए। ये मसला है क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन इसमें डिवाइड है। कुछ लोग आप देखेंगे पिछले 4 साल में ट्रम्प की जो पॉलिसी थी वो तो गन कल्चर के खिलाफ वो गन कल्चर के हक में थे। और वो हुँ। चाहते थे कि जी नहीं हर एक के पास असला होना चाहिए।
होना तो चाहिए। बात जब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो इसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की अक्सरियत साथ होनी चाहिए। तो अक्सरियत जो कानून साज़ी की है, बड़े कानूनदानों की है, अफ़सोस के वो साथ साथ नहीं कहना पड़ होती। रहा है फिर आमिर अहमद खान, ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, कानून बनाया नहीं जा सकता है, स्कूल्स के अंदर चेकिंग की नहीं जा सकती है, वालिदैन अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों से रोक नहीं रहे हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि जी हमारे पास भी गन होनी चाहिए, हमारे बच्चे के पास भी गन होनी चाहिए। तो फिर मुश्किल दिखाई दे रहा है कि इस तरह के वाक़यात रुकें, बल्कि इनफैक्ट दिखाई तो दे रहा है कि खुदा न खास्ता ये वाक़यात बढ़ते चले जाएंगे। बहरहाल आमिर अहमद खान आप हमारे साथ मौजूद थे, ह्यूस्टन से हमारे साथ दे रहे थे, हमें सिचुएशन बता रहे थे अमेरिका के अंदर क्या है गन कल्चर को लेकर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, एक और चीज़ नाज़रीन जो मुझे आपसे पर्सनली भी रिक्वेस्ट करनी है वो ये है कि अभी जो आमिर अहमद खान बता रहे थे ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसी शिकायत सामने आई हैं और ये बच्चा इस एक स्केच तैयार किया था, एक शख्स जिसको मरा हुआ दिखाया था, गन के साथ गन का स्केच बनाया था, और उससे पहले ये मोबाइल फ़ोन पर कुछ वीडियोज़ भी देख रहा था। तो क्या कभी आपने तवज्जो दी है कि अगर आपका बच्चा कोई ऐसी वीडियोज़ देखता है, ऐसी गेम्स खेलता है जिसमें गन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको इससे अपने बच्चे को रोकना चाहिए, चाहे बेशक आपके घर में असला है या नहीं है, लेकिन वो आपके बच्चे की ज़हनियत को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकता है। बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं, कुछ के नाम मुझे आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं, जो हमारे बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन हम उस पर ज़्यादा ध्यान देना वो जो है वो ज़रूरी नहीं समझते हैं। मुझे बताया जा रहा है पबजी है जी, गेम है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, बहुत सारी चीज़ें अगर ये आपके बच्चों के गैजेट्स में हैं, उनके मोबाइल में हैं, उनके टैब में हैं, उनके लैपटॉप में, तो खुदारा इसको डिलीट कर दीजिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपका बच्चा इसको गेम्स को खेल के शार्प नहीं होने वाला, वो बल्कि ये कह दे कि एंटी सोशल हो जाएगा, लोगों के ख़िलाफ़ चीज़ें करना सीखेगा, उसमें तशद्दुद पसंदी जो है वो चीज़ें आ जाएंगी। तो खुदारा इस चीज़ को रोकिए। ये स्टोरीज़ आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि फ़लाँ मुल्क में ये वाक़या हो गया तो इसलिए हम आपको रिपोर्ट करें। उसका मकसद ये होता है कि हम वो चीज़ें ना कर रहे हों जिससे कोई और मुआशरा जो है उसमें वो ख़राबी पैदा हो रही है, ख़राबी की जानिब जाता है। बहरहाल जी, कुछ और ख़बरें शामिल कर लेते हैं। और आज हमें बात करनी है जी एक ऐसी शख्सियत की, जहाँ हम अभी बात कर रहे थे ना कि अमन जो है वो ख़राब हो रहा है बहुत सारे लोगों की वजह से, ये असले कल्चर की वजह से। वहाँ एक ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जिन्हें नोबेल दिया गया था। क्यों दिया गया था? ये उनको दिया गया था अमन के लिए उनकी काविशों पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की। इंसानी हुकूक के अलंबरदार हैं और मलाला आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। वाशिंगटन में उन्होंने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान अफ़गान लड़कियों और ख़वातीन के लिए मजबूत अमेरिकी हिमायत पर जोर दिया है। मलाला ने क्या कुछ कहा है, इस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान में जो औरतों के हकूक़ हैं उनको लेकर, ये सारी बातें हमने समोई हैं एक पैकेज के अंदर, आपसे शेयर करते हैं। बच्चियों की तालीम के लिए काम करने वाली और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। एंटोनी ब्लिंकन ने अपनी मुख्तसर गुफ्तगू में अफ़गानिस्तान का जिक्र नहीं किया, लेकिन मलाला यूसुफजई ने फ़ौरन ही अफ़गानिस्तान का जिक्र छेड़ दिया। मलाला यूसुफजई ने कहा कि अफ़गानिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क है जहाँ लड़कियों को सानवी तालीम तक रसाई हासिल नहीं। उन्होंने अफ़गान लड़कियों और ख़वातीन की मजबूत अमरीकी हमायत पर जोर दिया। मलाला यूसुफजई ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा को 15 साला अफ़गान लड़की की तरफ से सदर जो बाइडन के नाम लिखे गए ख़त भी पहुंचा दिया। नोबेल इनाम याफ्ता ने कहा कि इस वक्त अफ़गान लड़कियों का पैगाम ये है कि हम एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां तमाम लड़कियों को महफूज और मेयारी तालीम तक रसाई हासिल हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मलाला यूसुफजई की काविशों को सराहते हुए इन्हें दुनिया भर की लड़कियों और ख़वातीन के लिए एक मिसाल करार दिया और कहा कि मलाला अपने काम और अपनी कोशिशों से हकीकी तब्दीली ला रही हैं। 24 साला मलाला यूसुफजई इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली अफ़गान ख़वातीन के साथ काम करती हैं। मलाला नोबेल अमन इनाम हासिल करने वाली कम उम्र तरीन लड़की थी। 2008 के बाद जब सवात में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा दी तो मलाला ने न सिर्फ अपनी तालीम के लिए बल्कि दूसरी लड़कियों की तालीम के हक के लिए भी जद्दोजहद की। इन्हें हक की आवाज़ बुलंद करने पर बंदूक की गोली का निशाना भी बनाया गया, लेकिन वो जांबर हुई और अब सारी दुनिया में ख़वातीन की तालीम और हकूक़ के लिए काम कर रही हैं। एक
ऐसे मुल्क की बात करनी है जहां इंसानी हुकूक ही सिरे से नहीं दिए गए और इस पर जिनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो आवाज़ उठाने के दावे करते हैं, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। मैं बात कर रही हूँ एशियाई मुल्क म्यांमार की, जहां म्यांमार की अदालत ने म्यांमार की सियासी रहनुमा आंग सान सू की को 4 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अभी ये तलात आ रही हैं कि ये सज़ा जो है इसमें कुछ कमी कर दी गई है, लेकिन फ़िलहाल ये उनके खिलाफ आने वाला पहला अदालती फ़ैसला है और उनके खिलाफ अभी मज़ीद मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। आंग सान सू को किन मुकदमात में सज़ा सुनाई गई है, रिपोर्ट में जानिए। म्यांमार की सियासी रहनुमा आंग सान सू की को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक अदालत ने आंग सान सू की को लोगों को हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाने और कोरोना वायरस से मुतल्लिक कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्जामात में सजा सुनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खसूसी अदालत में जारी समाअत के दौरान मीडिया को इजाज़त नहीं दी गई थी और सूची के वकला को मीडिया के साथ बात करने से मना किया गया है। फरवरी में म्यांमार में फौजी बगावत के बाद आंग सान सू की को हिरासत में लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 1300 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 10,000 से ज़ायद को गिरफ्तार किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि म्यांमार की जनता सू की को सजा सुनाकर आज़ादी का गला घोंट रही है। हुक्मरान जनता पार्टी ने आंग सान सू की पर मजीद इल्जामात भी लगाए हैं, जिनमें सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, करप्शन और इंतखाबी धांधली शामिल है। आंग सान सू की को 1 फरवरी को होने वाली फौजी बगावत के बाद सू की को गिरफ्तार किया गया था। 76 साला आंग सान सू की के खिलाफ करप्शन समेत 11 दीगर केसेस भी कायम हैं, जिन्हें सू की बेबुनियाद करार दे चुकी है। अगर इन तमाम इल्जामात के तहत सजा होती तो आंग सान सू की को कई दहाइयों तक जेल का सामना करना पड़ सकता है। म्यांमार में सरकारी सरपरस्ती में बर्मा के मुसलमानों पर शदीद मुजालिम ढाए गए और आंग सान सू की मुसलमानों पर होने वाले मजालिम का जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि बर्मी मुसलमानों पर मजालिम के बाद सू की से कई अवार्ड्स भी वापस लिए गए हैं। बिल्कुल जी, कई अवार्ड्स वापस लिए गए हैं वरना बिन्हें सज़ा दी गई है, लेकिन मजालिम जो हैं वो और भी बहुत सारे खित्तों में हो रहे हैं, बहुत सारे ममालिक में हो रहे हैं। एक ऐसी चीज़ सामने आई है बरआज़म अफ्रीका के मुल्क सूडान से, जहां मगरबी इलाके में तकरीबन 3 हफ्तों के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 100 के करीब पहुंच गई है, जो बरसों से बेअमनी का शिकार है। 2 कबाइल हैं जिनके दरमियान 3 रोज़ तक जारी रहने वाली लड़ाई में अब तक 100 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। ये जो मामूली सा झगड़ा पहले शुरू हुआ था, अब खूनी तसादुम में क्यों बदल चुका है, इसका रीज़न क्या था, क्यों ये बढ़ता चला जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। सूडान में 2 अफराद के दरमियान तल्ख कलामी खूनी जंग में बदल गई और 3 दिन तक जारी रहने वाली लड़ाई में दर्जनों अफराद जानों से हाथ धो बैठे। सूडान के हुक्काम ने वाक़ये की तफसीलात से आगाह किया कि लड़ाई 2 अफराद के दरमियान मामूली तल्ख कलामी से शुरू हुई, जो देखते ही देखते बंदूकों की जंग में बदल गई। लड़ाई के इस अफसोसनाक वाक़ये में पहले दिन 6 अफराद मारे गए। दूसरे दिन लड़ाई में शिद्दत आ गई और 40 से ज़ायद अफराद गोलियों का निशाना बनकर जानों से हाथ धो बैठे। लड़ाई में आतिशी हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सूडान के मगरबी इलाके में कबाइलियों के दरमियान लड़ाई झगड़े का ये कोई पहला वाक़या नहीं। पिछले माह में 50 अफराद मारे गए थे, 1000 से ज़ायद घरों को जला दिया गया। ये झगड़ा भी मामूली तल्ख कलामी से ही आगे बढ़ा था। सूडान में कई दहाइयों के तनाज़ात के बाद करीबन 30 लाख अफराद अंदरून मुल्क दरबदर हैं और पनागजी कैंपों में रह रहे हैं। इनमें मगरबी इलाके दारफर में खाना जंगी के नतीजे में बेघर होने वाले अफराद भी शामिल हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2003 से शुरू होने वाली लड़ाई में 3 लाख अफराद हलाक हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने ताज़ा रिपोर्ट में खबरदार किया है कि सूडान की 30% आबादी को अगले साल इंसानी इमदाद की ज़रूरत होगी और ये शरह गुज़िश्ता 1 अशरे में सबसे ज़्यादा है। इसने सूडान के मुआशी बहरान और कोविड की वबा, सैलाब और बीमारियों को इस सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया है। माहिरीन ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि अगर सूडान की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो लड़ाई झगड़ों के वाक़यात में कमी की बजाय इजाफा होगा और इन सब की वजूहात गुर्बत ही होगी।
बिल्कुल जी, लड़ाई झगड़े के ऐसे वाक़यात में इजाफा हो सकता है। वजूहात क्या हैं? वजूहात यही हैं कि भूख है, अफलास है, मसाइल है। इन पर काबू कैसे पाया जा सकता है? अगर तमाम इंसान जो हैं, तमाम अक़वाम जो हैं, वो वाक़तन मुत्तहिद हो जाएँ। बहरहाल जी, इसी नोट पर आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।